हेलो फ्रेंड्स, आई एम सर्वेश कुमार फ्रॉम द सीटेड क्रैकर एकेडमी। हमारे यूट्यूब चैनल द सीटेड क्रैकर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए अब हम शुरू करते हैं सीटेड के कुछ प्रमुख टॉपिक पे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी पेडागोजी। सीटेड का जो हिंदी पेडागोजी का सेक्शन है, हिंदी का सेक्शन है, वो टोटली 30 मार्क्स का पूछा जाता है। और लैंग्वेज आपको पेपर 1 में 2 लैंग्वेज को सिलेक्ट करना पड़ता है और दोनों लैंग्वेज से 30-30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी पेडागोजी, हिंदी लैंग्वेज एंड पेडागोजी, जो टोटली 30 मार्क्स का आता है। और ये 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक मैटर सेक्शन और एक पेडागोजी सेक्शन। मैटर में आपको पैसेज, पोएट्री और ग्रामर 15 मार्क्स का पढ़ना है, 15 नंबर का। और पेडागोजी सेक्शन में आपका 15 नंबर का पढ़ना है शिक्षण शास्त्र, हिंदी शिक्षण शास्त्र। तो हम हिंदी शिक्षण शास्त्र स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कुछ बात कर लेंगे कि हिंदी शिक्षण शास्त्र में क्या क्या है। तो सीटेट हमेशा क्वेश्चन आपको पूछता है बच्चे के प्रॉब्लम के इशू से आधारित। और हिंदी पेडागोजी में कुछ प्रमुख टॉपिक है, 12-13 टॉपिक है। उस सारे टॉपिक पर हम कुछ विस्तार में टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं हिंदी पेडागोजी का टॉपिक। हिंदी पेडागोजी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हिंदी शिक्षण शास्त्र। ये टोटली आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है इससे। अब हम बात करते हैं कि इसके जो सिलेबस हैं, बेसिकली हम सिलेबस पे चर्चा करेंगे आज कि हिंदी पेडागोजी का सिलेबस क्या क्या है, सीटेट कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले टॉपिक है भाषा, 2 नंबर है भाषा शिक्षण के सिद्धांत, थर्ड है आपका भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट है आपका भाषागत दोष। फिफ्थ है आपका मातृभाषा। सिद्धांत में चर्चा करेंगे तो हम नोम चॉम्स्की। सिक्स है आपका बहुभाषी कक्षा। 7 है आपका भाषा कौशल। 8 नंबर है अधिगम अक्षमता। उसके बाद है बच्चे का घर परिवेश से निकलकर विद्यालय वातावरण में प्रवेश। ये आपका 9 टॉपिक है। एक्स्ट्रा टॉपिक हम इधर लिख देते हैं। 10th नंबर है पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम। 11 नंबर है समावेशी शिक्षा। 12th नंबर है
NCF 2005। 13 है आपका आकलन। 14 है आपका मापन। लास्ट है आपका मूल्यांकन, जिसको हम बोलते हैं सतत एवं व्यापक। ये आपका 15 टॉपिक्स है हिंदी पेडागोजी का। आप अगर 15 टॉपिक्स को कवर करते हैं तो आपका 15 में 15 मार्क्स का जो है तैयारी हो जाता है। अब हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे इस पे, सारे टॉपिक पे, कि सारे टॉपिक में जो टॉपिक क्या क्या कहता है आपसे। तो सबसे हम पहले बात करेंगे भाषा का। भाषा क्या है? तो आप जानते हैं कि भाषा जो लैंग्वेज है, जिसके बिना हम एक पल नहीं रह सकते हैं। यानी कि भाषा जो है विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, साधन है, संसाधन है। जैसे हम अपने विचारों को किसी को देते हैं या दूसरे के विचारों को लेते हैं, वो जिस माध्यम से होता है वो भाषा है। भाषा वह साधन है या वह संसाधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे के विचारों को स्वयं तक ग्रहण करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। तो सीटेट में ये बेसिक है, ये सब नहीं पूछता आपको भाषा क्या है। भाषा कितने टाइप से? तो 2 टाइप से, एक अशाब्दिक, शाब्दिक। बच्चा जन्म से अशाब्दिक संप्रेषण का प्रयोग करता है कुछ पीरियड तक, और एक निश्चित समय के बाद शब्द का प्रयोग करता है। यानी कि पूरे जीवन 2 ही लैंग्वेज का यूज करता है, लैंग्वेज के टाइप्स को, एक अशाब्दिक संप्रेषण, एक शाब्दिक। अशाब्दिक क्या है? तो अशाब्दिक जिसमें शब्द नहीं आता है, सब बिना शब्द के प्रयोग के हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे हम अशाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। नेक्स्ट है शाब्दिक, जिसमें हम शब्द का प्रयोग करके अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे हम शाब्दिक कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत। तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी, ये आपको नोम चॉम्स्की ने दिए थे। नोम चॉम्स्की ने बोले कि भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। बच्चा जो होता है जन्म से भाषा नहीं लेके आता है, भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। यानी कि बच्चा जो होता है लर्निंग एबिलिटी वो कहाँ से लेके आता है? जन्म से लेके आता है, और अपने वातावरण से जो होता है उस एबिलिटी को डेवलपमेंट कराता है। और ये भी कहे हैं कि बच्चे के भाषा विकास पर पूरा योगदान, पूरा जो असर होता है, प्रभाव वातावरण का पड़ता है। यानी कि जैसी भाषिक वातावरण का हम निर्माण करेंगे, बच्चों में उसी के अनुरूप भाषा का विकास होगा। नोम चॉम्स्की ने LAD के बारे में बात किया था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये आपको क्वेश्चन सब आते हैं सीटेट में। अब हम बात करते हैं भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। 3 नंबर है आपका कि भाषा विकास, यानी कि जैसे बच्चे का जब भाषा विकास होते रहता है तो उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, उसके घर का एनवायरनमेंट कैसा है, घर में अगर एक भाषी बहुभाषी बोला जा रहा है तो उसके भाषा विकास कैसा होगा। तो उसके भाषा विकास में उसका वंश का प्रभाव पड़ता है, वंशानुक्रम का, उसके वातावरण का प्रभाव पड़ता है, उसके स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है, उसके अंदर कितना मैच्योरिटी है उसका प्रभाव पड़ता है, उसका IQ लेवल कितना है उसका प्रभाव पड़ता है। यानी कि बच्चे के भाषा विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो हम कारक को अनकाउंटेबल मानते हैं, लेकिन मुख्यतः 2 कारक प्रभावित करते हैं, एक एक्सटर्नली और एक इंटरनली। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनली, जो बच्चे के व्यक्तिगत रूप से संबंधित होते हैं वो कारक। दूसरा होता है एक्सटर्नली, जो बच्चे के बाह्य रूप से संबंधित होते हैं, वातावरणीय कारक जिसको हम बोलते हैं। तो 2 कारक मुख्यतः प्रभावित करते हैं बच्चे के विकास को। जब हम टॉपिक पाएंगे तो इसको डिटेल्स करेंगे। बात करते हैं भाषागत दोष। तो भाषागत दोष के बारे में क्या क्या बातें हैं। तो बच्चे जो त्रुटिपूर्ण भाषा का प्रयोग करते हैं, क को त बोलते हैं, छोटा र को बड़ी र का प्रयोग करते हैं, कभी कभी चंद्र बिंदु हटा के प्रयोग करते हैं, क को त बोलते हैं, और वाक्यों को पुनरावृत्ति करते हैं, कोई बच्चा नाक से बोलता है। तो इस तरह का टॉपिक इसमें आता है क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका मातृभाषा। मातृभाषा क्या है? तो आप जानते हैं कि मातृभाषा माँ की भाषा, माँ की भाषा को मातृभाषा कहते हैं। और कहा भी गया है कि बच्चे का प्रथम शिक्षिका माँ होती है, और माँ ही बच्चे के प्रथम शिक्षिका होती है। अब माँ कहाँ पाई जाती है? माँ जो है अपने परिवार में पाई जाती है, इसलिए परिवार उसका प्रथम पाठशाला होता है बच्चे का।
बच्चे का प्रथम शिक्षिका माँ और प्रथम पाठशाला बच्चा। इसलिए बच्चे जब घर प्रवेश से निकल के विद्यालय में जाते हैं तो खाली पात्र नहीं होते हैं, यानी कि घर से कुछ न कुछ सीख के जाते हैं, इसलिए बच्चे खाली पात्र नहीं होते हैं। तो माँ की भाषा मातृभाषा, और मातृभाषा के प्रति जो कंडीशन डाल डाल के सीटेट क्वेश्चन पूछता है कि मातृभाषा शिक्षक के शिक्षण प्रक्रिया पर क्या प्रभाव डालता है, तो हमेशा सहयोग करता है, क्योंकि बच्चे का सीखा हुआ घर का भाषा बच्चे को ऑलरेडी हेल्प करेगा। और टीचर को, जब टीचर अपने शिक्षण प्रक्रिया में बच्चे को स्थान देता है तो उसमें भी बच्चे का सीखा हुआ पूर्व ज्ञान जो बच्चे घर प्रवेश से सीख के आते हैं वो उन्हें हेल्प प्रदान करता है, टीचर को भी और खुद को भी। इसलिए मातृभाषा बच्चे के शिक्षण प्रक्रिया पर शिक्षक के शिक्षण प्रक्रिया पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, सहयोग देता है। इसलिए एक शिक्षक को बच्चे के मातृभाषा को सम्मान देना चाहिए, उन्हें अभिव्यक्ति का अधिक से अधिक मौका देना चाहिए ताकि वो अभिव्यक्ति में मातृभाषा का प्रयोग क्यों ना करें। तो मातृभाषा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं सीटेट में। अब हम बात करते हैं बहुभाषिक कक्षा। बहु मतलब बहुत सारे, भाषा मतलब भाषी मतलब भाषा। तो ऐसी कक्षा जिसमें तरह तरह के भाषा बोलने वाले बच्चे, एक से अधिक भाषा बोलने वाले बच्चे कक्षा में बैठकर अध्ययन करते हैं, वैसे कक्षा को बोलते हैं बहुभाषी कक्षा। तो बहुभाषी कक्षा का निर्माण कौन करता है? तो बहुभाषी कक्षा का निर्माण समावेशी कक्षा करता है, क्योंकि समावेशी कक्षा जब पहले नहीं था तो बच्चे बटे हुए थे, भाषा वाइज, शिक्षा वाइज, जाति वाइज, धर्म वाइज, संस्कृति वाइज। तो उस केस में बच्चे जो है एक भाषी कक्षा होता था। लेकिन जब सबको एक जगह शिक्षा मुहैया कराया गया, सबको एक कड़ी में जोड़ दिया गया मुख्य धारा से, तब सारे परिवेश के बच्चे एक ही छत के नीचे बैठे, तब जाके बहुभाषी कक्षा का क्या हुआ? निर्माण हुआ। तो बहुभाषी कक्षा में भी बेसिकली आपको हर साल सीटेट क्वेश्चन पूछा है कि बहुभाषी कक्षा किस रूप में कार्य करता है। तो बहुभाषी कक्षा संसाधन के रूप में कार्य करता है, क्योंकि एक टीचर जो होता है जब बच्चों को बहुभाषी कक्षा में पढ़ाने जाते हैं तो उस केस में बच्चा जो होता है आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे की बातों को आदान प्रदान करते हैं, भाषा को आदान प्रदान करते हैं, रहन सहन को, व्यवहार को, अनेकता में एकता आता है, सहयोग की भावना डेवलप होता है, नैतिकता का डेवलपमेंट होता है, बच्चे के अंदर विचार विमर्श की भावना का डेवलपमेंट होता है, बच्चे एक दूसरे से सहयोगात्मक अधिगम करते हैं, बच्चे का ज्ञान जो होता है सीमित न होकर के बच्चे कई नज़रियों से सोचते हैं एक ही टॉपिक को। तो बहुभाषी कक्षा में बच्चे को क्या होता है? बेनिफिट होता है। इसलिए बहुभाषी कक्षा हमेशा संसाधन के रूप में कार्य करता है। अगर आपसे एक प्रॉपरली टीचर के लिए क्वेश्चन पूछा जाए कि एक बहुभाषी कक्षा टीचर के, शिक्षक के शिक्षण प्रक्रिया को क्या प्रभाव डालता है, तो टीचर के लिए हमेशा चुनौती लेके आता है, क्योंकि उस कक्षा में टीचर को शिक्षण कार्य करना आसान नहीं होता है, क्योंकि टीचर को अनेक तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बहुभाषी कक्षा में तरह तरह के बच्चे तरह तरह के परिवेश से आते हैं, तरह तरह के भाषा ले करके, और सबकी मातृभाषा को सम्मान करके टीचर को न्यू लैंग्वेज सिखाना होता है। तो टीचर सबकी मातृभाषा से भिज्ञ नहीं होता है, अनभिज्ञ होता है, और सबकी मातृभाषा को अपनी शिक्षण प्रक्रिया में स्थान नहीं दे पाते हैं। इसलिए एक शिक्षक को बहुभाषी कक्षा में बच्चों को अधिगम कराते समय टीचर को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन वही बच्चा जिस दिन मानक भाषा सीख जाता है, वही बच्चा टीचर को अधिगम प्रक्रिया में, शिक्षण प्रक्रिया में क्या करता है? सहयोग उत्पन्न करता है। इसलिए बहुभाषी कक्षा का जहाँ भी जिक्र आए तो बहुभाषी कक्षा टीचर के लिए चुनौती प्रदान करता है, बच्चा के लिए बेनिफिट प्रदान करता है, और पूरे कक्षा कक्ष के लिए भी बेनिफिट देता है। इसलिए बहुभाषी कक्षा संसाधन के रूप में कार्य करता है। अब है भाषा कौशल क्या है? तो भाषा कौशल से भी आपके सीटेट में क्वेश्चन आते हैं लैंग्वेज में, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, बंगला हो, कोई सा भी लैंग्वेज हो। तो भाषा कौशल क्या है? तो कौशल वैसा आंतरिक गुण जो हमें आत्मनिर्भर बनाता है, तो वो कौशल की बात हो गई। लेकिन कौशल के साथ यहाँ भाषा लगा है, यानी कि भाषा के स्किल को सिखाने में जो जो मदद करता है उसे हम भाषा कौशल कहते हैं। यानी कि भाषा पर अधिकार पाना। तो किसी बच्चे को भाषा पर अधिकार पाना है तो उसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना चारों में परिपक्वता होनी चाहिए, चारों को अस्थायी ज्ञान होना चाहिए बच्चे को। अब हम बात करते हैं कि भाषा कौशल होता क्या है। तो भाषा कौशल जो भाषा पे पकड़ बनाता है, अधिकार बनाता है, उसे हम भाषा कौशल कहते हैं। भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं।
फर्स्ट है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये चारों जो है क्रम से सीखे जाते हैं। यानी कि दुनिया का कोई भी बच्चा सर्वप्रथम सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। एक क्रम से ही सीखे जाते हैं। एक दूसरे को प्रभावित करते हैं भाषा के चारों कौशल। यानी कि अगर सुनना कौशल कमज़ोर होगा तो सारा कौशल कमज़ोर होगा। एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। अंतर संबंधित का मतलब हो गया आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है संबंध, जो दिखता नहीं लेकिन टूटता भी नहीं, वैसा संबंध। तो कहने का मतलब है कि भाषा कौशल जो है क्रम से सीखे जाते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। ये सब भाषा कौशल के बारे में बातें हैं। इसमें आपके चारों टाइप्स को डिटेल्स में पढ़ना होता है। जैसे कि सुनना कौशल को डेवलप करने में टीचर को क्या योगदान होता है, टीचर कैसे बच्चे का सुनने कौशल को डेवलप करेंगे, बोलने कौशल को टीचर कैसे डेवलप करेंगे, फिर उसके बाद पढ़ने कौशल को, फिर लिखने कौशल को, बारी बारी से चारों कौशल का आता है, जिक्र होता है। तो एक टीचर का ही योगदान होता है कि उसके कौशल को, दायित्व होता है टीचर का कि उसके चारों कौशल को प्रवीणता या उसमें मैच्योरिटी कैसे लाया जाए। क्योंकि बच्चे जब घर प्रवेश से निकल के विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो उनके चारों कौशल आंशिक रूप से डेवलप रहते हैं। और जब वो टीचर के समक्ष आते हैं बच्चे, तो टीचर का दायित्व होता है कि बच्चे के चारों कौशल को पूर्ण रूप में डेवलप करे और उसको अच्छे से एडजस्टमेंट कराए। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका अधिगम अक्षमता। अधिगम मतलब सीखना होता है, अक्षमता मतलब जो सीखने में प्रॉब्लम जिसको हो रहा है, विकार है, अक्षम है, अशक्त है, उसको हम अक्षमता बोलते हैं। तो डैट मीन्स अक्षमता दो तरह का होता है। एक होता है जन्मजात, जिसको हम बोलते हैं कोई बच्चा जन्मजात समस्या लेके आता है, विकार लेके आता है। जैसे किसी का जन्म से ही विकलांग है, जन्म से ही उसे कोई जन्मजात बीमारियां हैं, जन्म से ही ओष्ठ कटा हुआ है, तो वैसे बच्चे को जन्मजात विकार कहते हैं। तो उनको बोलने संबंधित समस्या जन्म से ही होगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जन्म से ठीक हो रहते हैं, लेकिन बाद में उनको समस्या होता है, जैसे चोट लग गया, बीमारी हो गया, कोई सदमा लग गया, कोई विशेष परिस्थिति का शिकार हो गया, तो उस केस में वैसे बच्चे को हम बोलते हैं बाह्य कारक से प्रभावित अक्षमता। तो अक्षमता दो तरह का होता है, एक जन्मजात और एक बाह्य कारक। तो इसमें आपको पढ़ना क्या है, इसमें क्वेश्चन हमेशा सीटेट पूछता है कि बोलने संबंधी क्षमता को क्या कहते हैं। कोई बच्चा बोलते समय डॉग को गॉड बोल रहा है, तो वो बच्चा किस बीमारी का शिकार है या वो किस बीमारी से ग्रसित है। तो वैसे प्रश्न पूछते हैं, किसी बच्चे को पढ़ने संबंधी समस्या है, डॉग को गॉड पढ़ रहा है, तो बच्चा किस संबंधी समस्या से ग्रसित है। किसी बच्चे को लिखने संबंधी समस्या है, किसी बच्चे को कैलकुलेशन में समस्या है, कोई बच्चा जो है गतिक संबंधी विकार है, हाथ पर हिला के चलता है। तो इस तरह क्वेश्चन सीटेट आपको बार बार पूछते हैं, चाहे सीडीपी सेक्शन हो, चाहे हिंदी हो, चाहे ईवीएस हो, किसी में क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये क्वेश्चन बार बार आते हैं। अब बच्चे का घर प्रवेश से निकलकर विद्यालयी वातावरण में प्रवेश। बच्चे जब घर प्रवेश से निकलकर विद्यालयी वातावरण में प्रवेश करते हैं तो एक टीचर बच्चे से क्या एक्सपेक्ट रखते हैं, एक बच्चा टीचर से क्या एक्सपेक्ट रखता है। तो एक बच्चा टीचर से यही उम्मीद रखता है कि हमारे जो बातों को सम्मान मिले, हम जैसे घर पे अच्छे से समायोजित होते हैं वैसे विद्यालय में हमको समायोजित होने का अवसर मिले, हमारे बातों को नज़रअंदाज न करे, हमारे अनुकूल व्यवस्था हो, ये बच्चा एक्सपेक्ट रखता है। और उनके लिए भयमुक्त वातावरण का निर्माण हो ताकि डर का नामो निशान न हो, उनका हेजिटेशन तुरंत ख़त्म हो, वो समायोजित अच्छे से हो सके, उनका रुचि लगे, उनके अंदर जिज्ञासा का विकास हो, रुचि का विकास हो, कल्पना शक्ति का विकास हो। ये बच्चा टीचर से एक्सपेक्ट रखता है। और टीचर बच्चे से क्या एक्सपेक्ट रखता है कि बच्चा जो होता है खाली पात्र नहीं आया होगा, कुछ न कुछ ले कर आया होगा, क्योंकि घर ही उसका प्रथम पाठशाला है और माँ उसकी प्रथम शिक्षिका है, इसलिए घर से कुछ न कुछ ले के आया हो। और बच्चे जब घर से निकल के विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो व्यक्तिगत विभिन्नता वाले बच्चे तरह तरह के क्षमता लेके आते, तो क्षमता के आधार पर भी हम कक्षा का निर्माण करते हैं। तो क्षमता दो तरह का होता है, एक समान आवश्यकता वाले क्षमता वाले बच्चे, एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। तो इन सब कक्षाओं का निर्धारण कैसे कैसे होता है, ये सारे टॉपिक इसमें पढ़ना है आपको, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आपका पाठ्य पुस्तक क्या है। तो पाठ्य पुस्तक वैसा संसाधन, वैसा साधन जो हमें निश्चित लक्ष्य को पूरा करने में सहायता करता है। हम आप जानते हैं
कि पाठ्य पुस्तक आपको लक्ष्य को पूरा नहीं कराता, लक्ष्य को पूरा करने में सहायता करता है। क्योंकि अगर हम बोल देंगे कि लक्ष्य को पूरा कराता है तो फिर आपका सारा लक्ष्य किस पे डिपेंडेंट हो गया, पाठ्य पुस्तक। लेकिन बच्चा सिर्फ पाठ्य पुस्तक से ही ज्ञान अर्जित नहीं करता है, पाठ्य पुस्तक के अलावा बहुत सारे ऐसे साधन है, संसाधन है, स्रोत है ज्ञान का, शिक्षा का, उससे भी बच्चे क्या करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं। तो पाठ्य पुस्तक को निर्माण को कौन कौन निर्माण करते हैं, तो मनोवैज्ञानिक, विषय विशेषज्ञ, शिक्षाविद, ये सब अध्यापक लोग मिल करके क्या करते हैं, पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हैं। इससे भी क्वेश्चन आते हैं। और इससे क्वेश्चन आते हैं कि पाठ्य पुस्तक जब निर्माण होता है तो किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। एक पाठ्य पुस्तक की मुख्य विशेषता क्या होती है, एक पाठ्य पुस्तक की विशेषता में जो होता है क्या क्या बातें होती है, ये सब क्वेश्चन सीटेट आपसे पूछ देता है। तो पाठ्य पुस्तक की प्रमुख विशेषता ये है कि पाठ्य पुस्तक बाल केंद्रित होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक विविधता से युक्त होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक में मातृभाषा का समावेश होना चाहिए, घर परिवेश से जुड़ा होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक में बाल कहानी का अधिक से अधिक प्रयोग होना चाहिए, बाल साहित्य का प्रयोग होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक मूर्त से अमूर्त की तरफ होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक में जितने भी भाव है चित्रात्मक होने चाहिए ताकि बच्चे जो है रुचिपूर्ण होकर के टॉपिक को पढ़े। पाठ्य पुस्तक का जितना भी अभ्यास कार्य होता है वो विविधता से युक्त होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक का जितने भी सारे बात होते हैं वो जातिवाइज, धर्मवाइज, व्यक्ति विशेषवाइज, समुदायवाइज नहीं होकर के सभी जाति, धर्म, समुदाय के लिंग, भाषा सभी को सम्मान करे। पाठ्य पुस्तक इस तरह का होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक जो है मात्र परीक्षा का आधार न हो, बच्चे उस पर डिपेंडेंट न हो, बच्चे को ये न लगे कि पाठ्य पुस्तक पढ़ के ही एग्ज़ाम को पास किया जा सकता है। अगर इस तरह का फीलिंग्स अगर आ जाता है तो बच्चे का कल्पना शक्ति का विकास नहीं होगा, बच्चे जो है चिंतन नहीं करेंगे, बच्चे जो है कल्पना नहीं करेंगे, बच्चे का जो अनुभव है वो डेवलप नहीं होगा। इसलिए पाठ्य पुस्तक परीक्षा का एकमात्र आधार न हो। ये सब आपको पाठ्य पुस्तक जब निर्माण होता है उस समय ध्यान रखने चाहिए। पाठ्य पुस्तक का जो रंगीन कवर पेज है ये सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता होता है, क्योंकि रंगीन कवर पेज सिर्फ ज्ञान का विकास नहीं, सिर्फ बच्चे को अट्रैक्ट कराता है, ज्ञान का विकास बिल्कुल नहीं करता है। क्योंकि कवर पेज, रंगीन कवर पेज, बच्चा सिर्फ उसे आकर्षित हो सकता है। मैटर अगर कंटेंट सेम रहता है तो ज्ञान का विकास नहीं करता है। हम बात करते हैं पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास है, गतिविधियां है, प्रश्न पाठ है, ये सारे टॉपिक से अंदर ही होना चाहिए, टॉपिक के अंदर, ताकि बच्चे जिस समय टॉपिक को पढ़े उसी समय उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पाठ है, अभ्यास है वो कर ले, ताकि बच्चे को शंका जो होते हैं टॉपिक के दौरान उनका शंका जो है समाधान होने का अवसर उनको उसी समय मिल जाए, ताकि बच्चे का अधिगम लगातार हो सके और साथ साथ मूल्यांकन भी हो सके, ताकि बच्चे का फीडबैक आपको पता चलते रहे, बच्चे नीरस न हो, बच्चे उबाऊ न हो, इस सब का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि विषय वस्तु, जिसका एक और नाम है पाठ्य वस्तु। वस्तु मतलब होता है कंटेंट, और सिलेबस भी कह सकते हैं इसे। तो विषय वस्तु क्या है, तो निश्चित, जैसे कि आप जानते हैं कि जब बच्चे का सिलेबस जिस समय तैयार होता है उसी समय उसको सिलेबस को कितने दिनों में पढ़ना है, कितने देर में पढ़ना है, उसके लिए जो समय होता है उसी समय निर्धारित होता है। तो अगर आपका लक्ष्य निश्चित है तो निश्चित समय भी है। तो निश्चित लक्ष्य को निश्चित समय में पूरा करने में जो सहायता करता है वो क्या है, पाठ्य वस्तु है, विषय वस्तु है। इसको भी शिक्षाविद, मनोवैज्ञानिक, विषय विशेषज्ञ, अध्यापक लोग मिल करके तैयार करते हैं, और इसी के आधार पे पाठ्य पुस्तक की जो होता है प्रमुखता को बढ़ाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि ये पाठ्यक्रम या पाठचर्या क्या है। तो बच्चे का संपूर्ण जीवन क्या है, पाठचर्या, या फिर ये कह सकते हैं बच्चे का संपूर्ण शैक्षणिक जीवन, क्योंकि वो अपने जीवन में बहुत सारा काम ऐसा करता है जो करिकुलम नहीं कहता है। तो करिकुलम जो होता है होल एजुकेशनल लाइफ, किसका, बच्चे का संपूर्ण शैक्षणिक जीवन, संपूर्ण शैक्षणिक माहौल, बच्चे के हित के लिए जो भी कार्यक्रम हम लोग मिलकर तैयार करते हैं, हमारा सिस्टम, शिक्षक, शिक्षाविद, मनोवैज्ञानिक, सब लोग मिलकर जो हम लोग बच्चे के हित के लिए जो प्रोग्राम तैयार करते हैं, कार्यक्रम, वो सारे कार्यक्रम क्या है, पाठचर्या है। और पाठचर्या एक ऐसा चीज़ है जो बच्चे का जीवन उस पर आधारित है। तो पाठचर्या जब बेहतर नहीं होगा तो आपका सिस्टम, बच्चा भी बेहतर नहीं होगा, क्योंकि बच्चे का जीवन जिस पे आधारित है वही अगर बेहतर नहीं, उसी में कमी हो गया तो बच्चे में भी कमी देखी जाती है। इसलिए बोला गया है कि टोटल होल एजुकेशनल सिस्टम
इक्वल टू क्या है, करिकुलम। तो आपका टोटल एजुकेशनल सिस्टम किस पे डिपेंडेंट है, करिकुलम पे, इसलिए करिकुलम आपका बेस्ट होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं एनसीएफ 2005। एनसीएफ क्या है, तो एनसीएफ में भी चर्चा करिकुलम का ही है, क्योंकि एन मतलब नेशनल, एफ मतलब फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय मतलब पाठ्यचर्या के साथ अगर राष्ट्रीय लगा हुआ है तो पाठ्यचर्या के लेवल को बताता है कि ये किस लेवल का है। लेकिन ये फिर करिकुलम, पाठ्यचर्या की रूपरेखा, रूपरेखा भी किसका है, पाठ्यचर्या का है। तो मेनली आपका हो गया करिकुलम, करिकुलम का ही बात है। जब एनसीएफ तैयार हुआ तो आपके जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, तो जब हमारा शिक्षा लक्ष्य को पूरा नहीं कर रहा था हमारा एजुकेशन सिस्टम, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने ये बोला कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को एक ही व्यक्ति लेकर ऊपर आ सकता है, वो है एनसीएफ 2005। एनसीएफ ये कहा आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कि पूरे एजुकेशन सिस्टम को ऊपर लेकर जाएगा एनसीएफ। तो इसलिए 23 विद्वानों ने मिलकर एनसीएफ को तैयार किया। एनसीएफ को लाने का उद्देश्य था कि जो हमारे शैक्षिक व्यवस्था में जो कमियां हैं, खामियां हैं, उसका रिसर्च करके उस कमी खामियों को पता करे और उस कमी खामी को दूर करे, ताकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम एजुकेशन लक्ष्य को पूरा करने में पीछे है, उस लक्ष्य को पूरा करने कैसे किया जा सके। इसके तहत वो वर्क करके और हमारे एजुकेशन सिस्टम को बेहतर सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया गया एनसीएफ की मदद से। एनसीएफ ने ही बच्चे के बारे में सिस्टम को तरह तरह का गाइडलाइन दिया कि सर्वप्रथम हमारे एजुकेशन सिस्टम को बाल केंद्रित लाया जाए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि हमारा शिक्षा का लक्ष्य कौन है, बच्चा है। शिक्षा का साधन भी बच्चा है, साध्य भी बच्चा है, लक्ष्य भी बच्चा है, मीडिएटर भी बच्चा है। बच्चे को ही लक्ष्य तक पहुंचाया जा सकता है। तो हमारा जब तक सिस्टम बेहतरीन नहीं होगा, हम बच्चे को बेहतर नहीं बना सकते। इसलिए बच्चे को कोई तरह का छूछा, मतलब कि जो बच्चे के साथ किस तरह का बात न करके हम सिस्टम को ही इस स्तर का बनाए कि बच्चा उस सिस्टम से जुड़ करके बेहतर बन सके। कहा भी गया है कि चाइल्ड डोंट फेल, होल सिस्टम फेल। बच्चे फेल नहीं होते, पूरा व्यवस्था फेल होता है। बच्चे में किसी तरह की कमी है तो उसका जिम्मेदार पूरा सिस्टम है। एनसीएफ ने प्रमुख सूत्र दिया, लर्निंग विदाउट बर्डन। अब बच्चे को सिखाना है, एजुकेशन देना है, लेकिन बिना बोझ के। बोझ होने वाला एक भी काम नहीं करना है। बच्चे अगर किसी कारण से किसी काम में बोझिल हो रहे हैं तो उस काम को बोझिल नहीं कराना है। बोरियत की तरह खुशी का अनुभव बच्चा महसूस करे। बच्चे जो है आनंदित होकर के पढ़े। बच्चे के लिए जो सुचारू रूप से कार्यक्रम तैयार होते हैं वो बच्चे के अनुसार हो, उसमें किसी और का हस्तक्षेप न हो। बच्चे जो होते हैं सिस्टम में फेरबदल कर सकते हैं। बच्चा अपने सिस्टम को जितनी बार मर्जी उतने बार बदल सकता है, यानी कि सिस्टम चेंज अकॉर्डिंग टू चाइल्ड, यानी कि बच्चे के अनुसार सिस्टम को बदला जा सकता है, लेकिन सिस्टम मतलब चाइल्ड डोंट चेंज अकॉर्डिंग टू सिस्टम। बच्चे को नहीं बदल सकते हैं सिस्टम के अनुसार। ये आपका सिस्टम एनसीएफ ने जारी किया। एनसीएफ ने बहुत सारा बात बोला। जब एनसीएफ का टॉपिक आया तो हम डिटेल्स करेंगे, क्योंकि एनसीएफ का ही टोटली गाइडलाइन एजुकेशन सिस्टम में चलता है आपका। और सीटेट का जो भी क्वेश्चन आता है, सारे क्वेश्चन बेसिकली मोस्टली क्वेश्चन एनसीएफ के फीलिंग्स पे आधारित होते हैं। इसलिए एनसीएफ का जब टॉपिक आएगा तो हम ज़्यादा डिटेल्स करेंगे उस पर, क्योंकि एनसीएफ ने बहुत सारा बात बोला। एनसीएफ का उत्पत्ति रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है। एनसीएफ जब तैयार हुआ तो अध्यक्षता प्रोफेसर यशपाल ने की थी। एनसीएफ का तैयार किया तो उस समय निदेशक थे प्रोफेसर कृष्ण कुमार। एनसीएफ को तैयार किया एनसीईआरटी ने। किसके कहने पे, तो एमएचआरडी मिनिस्टर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पहल पर कहने पे एनसीएफ को तैयार किया गया था। एनसीएफ कोई वो नहीं था। एनसीएफ जो 23 विद्वानों ने मिलकर एक बैठक किया, कार्यकारिणी बैठक, और उस बैठक में शिक्षा को नई राष्ट्रीय चुनौती के रूप में देखा। और उस सब ने मिलकर, 23 विद्वानों ने मिलकर, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के विद्वान शामिल थे, उस सारे विद्वानों ने मिलकर अपना अपना सुझाव दिया। किसके प्रति, शिक्षा के प्रति, एजुकेशन सिस्टम के प्रति, एजुकेशनल गाइडलाइन के प्रति जो सुझाव दिए, उस सारे सुझाव को एक पत्र पे लिखा गया, लेटर पे। उसी लेटर का नाम था सुझाव पत्र। उसी लेटर को नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के रूप में कहा गया। तो एनसीएफ क्या है, तो एनसीएफ एक सुझाव पत्र है। एनसीएफ को क्यों लाया गया, तो एनसीएफ को लाने का उद्देश्य था कि शैक्षिक जगत का रिसर्च करके और शैक्षिक जगत में होने वाले कमी खामियां को पता करके और उस कमी खामियां को दूर करके
और उसके बाद हमारे शैक्षिक लक्ष्य को कैसे पूरा किया जा सके, इस सारे बिंदुओं पर विचार करने के लिए एनसीएफ को लाया गया था। एनसीएफ आया तो शिक्षा को तरह तरह का गाइडलाइन दिया, जैसे कि बच्चे को पूर्वाग्रह वाला से भय से मुक्त करना है। बच्चे जो पहले से डरते आ रहे हैं कि ये काम ये नहीं कर सकते हैं, ये काम वो नहीं कर सकते हैं, मैथ भारी सब्जेक्ट है, लड़की ये काम नहीं कर सकती है, इस तरह का जो पूर्व धारणा, परंपरा है, रीति रिवाज है, प्रथा है, इस सब वाला जो डर बच्चे को जो वो खोखला करता है, उस सबसे बच्चे को मुक्त कराए। बच्चे को परिभाषा, शब्दावली, अमूर्त व्याख्या न दे, ताकि बच्चे वो रटने की तरफ न जाए। बच्चे को रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना है, कम करना है। बच्चे के ग्रुप लर्निंग को बढ़ावा देना है। बच्चे को हस्तप्रक क्रियाकलाप को बढ़ावा देना है, ताकि बच्चा जो है खुद से अर्जन करे, खुद से सीखे, क्रियात्मक बने। बच्चा क्रियाशील बने। बच्चा हमेशा अपने रचना की ओर जाए। एनसीएफ ने बच्चे को किस ओर ले जाने के लिए कहा है? तो एनसीएफ बच्चे को रचना की ओर ले जाने के लिए कहा है। बच्चे पुस्तकालय में स्वयं पुस्तक चुने। बच्चे किसी सूचना को सूचना ही माने, ज्ञान न माने, क्योंकि सूचना अस्थायी होता है, सूचना बदलते रहता है। बच्चे को अगर कोई बात बोलना है तो बच्चा तर्कपूर्ण बोले। एनसीएफ के अनुसार अच्छा विद्यार्थी वही है जो तर्कपूर्ण बहस करके, कैसा बहस करके? तर्कपूर्ण, लॉजिकल, और अपने विचारों को, अपने अनुभवों को तर्कपूर्ण तरीके से किसी के सामने व्यक्त करता है। एनसीएफ के अनुसार वही एक अच्छा विद्यार्थी होता है। और एनसीएफ ने बच्चे को कल्पनात्मक गतिविधि, हस्तप्रक गतिविधि, चिंतनशील गतिविधि, कल्पनापरक गतिविधि, ये सब कराने के जोर दिया है। और एनसीएफ ने यह भी कहा है कि किसी भी बच्चे को अगर जगह, समय और आज़ादी दी जाए, तब बच्चे जो बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचनाओं से जुड़कर या जूझकर, यानी कि संघर्ष कर, अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। एनसीएफ ने बच्चे को सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखा है कि बच्चे जिज्ञासु होते हैं। बच्चे को जिज्ञासा पाने की जरूरत नहीं होती, बच्चे जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सकते हैं। बच्चे वैज्ञानिक अन्वेषक होते हैं, समस्या समाधानकर्ता होते हैं। यानी कि बच्चे के बारे में जो बेसिकली बातें हैं जो बच्चा फील करता है। बच्चे को पाठ्यक्रम हमेशा लचीलापूर्ण होना चाहिए, ताकि बच्चा बोझिल महसूस न करे। बच्चे जिस चीज़ काम में बोझिल महसूस होते हैं, उस काम में बच्चे को रुचि न लगाए। वो काम बच्चे से न कराए। जिस काम में बच्चे रुचि लेते हैं वो काम कराए। एनसीएफ ने एक बात और बोला है कि शिक्षा का मात्र साधन शिक्षक और किताब नहीं है। शिक्षक और किताब के अलावा भी अन्य सारे स्रोत हैं, साधन हैं, जिससे बच्चे ज्ञान अर्जित करते हैं, जैसे घर, परिवार, समुदाय, परिवेश, इंटरनेट, मीडिया, सोशल मीडिया। ये सब क्या है? ज्ञान अर्जित करने का बहुत सारा माध्यम है, जैसे सीनियर सिटीजन्स है, पुराने ऐतिहासिक इमारत है। ये सब क्या है? बच्चे के ज्ञान अर्जित करने का साधन है। तो एनसीएफ ने ऐसे बहुत सारे बातें बोले हैं। उस पर जब हम एनसीएफ का डिटेल्स टॉपिक्स आएगा तो उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी हम देखते हैं आगे। अब आता है 13 नंबर टॉपिक, आकलन। आकलन क्या है? तो आकलन के बारे में हम पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, फिर से कर लेते हैं। आकलन जो होता है, जिसका मूल अर्थ होता है अनुमान लगाना। जैसे अनुमान एक ऐसी प्रक्रिया है जो काम करने से पहले भी लगता है, काम करने के समय भी लगता है और काम करने के बाद भी लगता है। जैसे हम कोई काम करने जाते हैं तो उस काम करने से पहले हम कुछ सोचते हैं, विचारते हैं कि इस काम को कैसे किया जाना चाहिए, क्या सामग्री होनी चाहिए। तो ये सब जो हम अनुमान लगाते हैं, इसी को आकलन कहते हैं। यानी कि अनुमान लगाना किसी काम के बारे में। फिर जब हम काम करते रहते हैं तो ये भी अनुमान लगाते हैं कि जैसा हम सोच रहे थे वैसा काम हो रहा है कि नहीं, इस काम को कैसे और अच्छे तरीके से किया जाना चाहिए। तो यही आकलन होता है। और एक आकलन काम के बाद भी होता है। जैसे काम जो हमने जैसा लक्ष्य हमने सोच रखा था, उस लक्ष्य पे कैसे काम किए, किस स्तर से सफल हुए, नहीं सफल हुए, और कैसे करने की आवश्यकता थी, ये हम आकलन करते हैं। जैसे किसी बच्चे को आप चिड़ियाघर पे ले जाते हैं, तो चिड़ियाघर ले जाने से पहले भी हम वार्तालाप करते हैं कि चिड़ियाघर जाने से पहले क्या क्या बच्चों को गाइडलाइन दिया जाना चाहिए, कैसे कैसे घूमना चाहिए, क्या क्या उसको सावधानियां बरतनी चाहिए। और जब हम चिड़ियाघर जाते हैं, घूमते रहते हैं, उस समय भी हम कुछ ना कुछ वार्तालाप करते हैं, अनुमान करते हैं कि जो हम सोच रहे थे वो सब है कि नहीं यहाँ पे।
और फिर हम जब चिड़ियाघर से वापस आते हैं तो फिर उस पर भी चर्चा करते हैं कि जब हम सोचे, जो घूमे, वो कितना हद तक सफल रहा, कैसा रहा। तो यही आपका काम करने से पहले, काम करने के समय और काम करने के बाद जो हम अनुमान लगाते हैं उसे हम आकलन कहते हैं। यानी कि बच्चों की रुचि, योग्यता, स्तर, क्षमता के बारे में जो हम अनुमान लगाते हैं उसे हम आकलन करते हैं। तो आकलन की प्रक्रिया कैसी होती है? तो आकलन की प्रक्रिया जो होती है सतत और व्यापक होती है, क्योंकि बच्चे का सीखना अगर लगातार है, बच्चे का सीखना अगर लगातार है, शिक्षक का सिखाना लगातार है, तो बच्चे के बारे में अनुमान करना भी क्या होगा? लगातार होगा। तभी आपका सीखना क्या होगा? बेहतर होगा, सिखाना बेहतर होगा। इसलिए आकलन को हम सतत और व्यापक कहते हैं। अब हम बात करते हैं मापन क्या है। तो मापन का अर्थ होता है मात्रा, यानी कि बच्चे के योग्यता, रुचि, क्षमता के बारे में, स्तर के बारे में जो हम मापन करते हैं, मात्रा निकालते हैं, उसे हम मापन कहते हैं। जैसे बच्चे का 10 नंबर का टेस्ट लिए, बच्चे का 7 नंबर आया, तो बच्चे का एग्जैक्ट मात्रा निकला कि बच्चे जो है 7 के लायक हैं, तो वही मात्रा को हम मापन कहते हैं। तो मापन निश्चित मात्रा होने के कारण हमेशा सत्य एवं वैध होता है। तो मापन जो होता है अवधि में होता है, ये सतत और व्यापक नहीं होता है, क्योंकि हम हमेशा बच्चे का टेस्ट नहीं ले सकते, हमेशा मात्रा नहीं निकाल सकते हैं। मात्रा एक क्या करते हैं? समय पे निकालते हैं, अवधि में निकालते हैं। अब हम लास्टली टॉपिक है मूल्यांकन, इस पर हम बात करेंगे। मूल्यांकन क्या है? तो मूल्य जोड़ अंकन। जब हम किसी का वैल्यू निकालते हैं तो वैल्यू हम सिर्फ उसका वो नहीं निकालते हैं किसी एक पक्ष का, उसके सर्वांगीण पक्ष का जो वैल्यू निकालते हैं। जैसे आपके पास बाइक है, तो बाइक अगर 2 साल पुराना है तो उसके हर चीज़ का, हर पार्ट्स का एक अलग अलग वैल्यू जोड़ जोड़ के जो हम फाइनल वैल्यू निकालते हैं, उसी को हम बाइक का रेट हम क्या करते हैं? मार्केट वैल्यू निकालते हैं। तो उसमें जो है, तो उसी तरह बच्चे का हर एक्टिविटी, सर्वांगीण पक्ष का वैल्यू निकाल करके एक फाइनल वैल्यू तैयार करना, उसी को मूल्यांकन कहते हैं। अब जैसे बच्चे की उपलब्धियों का पता करते हैं इसमें कि शिक्षक ने जो अपना शैक्षिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो लक्ष्य तैयार किया था, उस लक्ष्य को पाने में शिक्षक कितना सफल है, बच्चे कितने सफल है, शिक्षक ने अपना काम कितने अच्छे से किया है, बच्चे ने अपना काम कितने अच्छे से किया है। बच्चे की रुचि, योग्यता, क्षमता का स्तर का पता लगाते हैं। बच्चे की सफलता, असफलता, कुशलताओं का पता लगाते हैं। और जब हम बच्चे का सफलता, कुशलता, असफलता का पता करते हैं तो शिक्षक का भी स्वतः कुशलता, असफलता का पता चल जाता है। जैसे कोई बच्चा आपके यहाँ पढ़ रहा है, अगर उस बच्चा से हम कुछ पूछ लिए, बच्चा अटेंडम जवाब दे दिया, तो हम क्या कहते हैं कि बच्चे का प्रोग्रेस अच्छा है, बच्चे को टीचर अच्छे से पढ़ा रहे हैं। अगर बच्चा अटेंडम उस जवाब को नहीं देता है तो हम क्या कहते हैं कि बच्चा जो है अच्छे से टीचर बच्चे को अच्छे से नहीं पढ़ा रहा है, बच्चा का प्रोग्रेस अच्छा नहीं है। तो बच्चे का मूल्यांकन करते समय आपको शिक्षक का भी मूल्यांकन क्या होता है? स्वतः हो जाता है। तो मूल्यांकन का प्रक्रिया जो है पहले सीमित था, विद्यालय तक ही सीमित था। जब बच्चे को बोला जाता था ज्ञान का मात्र साधन शिक्षक और किताब है, तो उस समय अधिगम विद्यालय तक ही सीमित था, तो मूल्यांकन भी कहाँ तक? विद्यालय तक ही सीमित था। लेकिन जब देखा गया बच्चे सिर्फ विद्यालय से नहीं सीखते हैं, बच्चे सिर्फ स्कूल से, बच्चे सिर्फ शिक्षक से, बच्चे सिर्फ किताब से नहीं सीखते हैं। शिक्षा का, ज्ञान का स्रोत क्या है? विभिन्न है, बहुत सारा है। तो फिर मूल्यांकन का क्षेत्र को भी क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। तो सीबीएसई ने इसका जिक्र किया था सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का। और सीबीएसई इसको लाने का उद्देश्य ये था कि बच्चे को किताबी कीड़ा से रोका जाए, बच्चे को जो है, बच्चे अनुभव को डेवलप कराए, बच्चे चिंतन शक्ति को डेवलप कराए, बच्चे कल्पना शक्ति को डेवलप कराए। ये सब बातों पे ज़्यादा विशेष चर्चा किया था सीबीएसई ने। बच्चे किताबी कीड़ा ना बने, बच्चे रटने की तरफ ना जाए, बच्चे जो है किताब रट के एग्ज़ाम पास ना करे, बच्चे अपने अनुभव को डेवलप कराए, बच्चे चिंतन करे, कल्पना करे। इस सब के दृष्टिकोण से सीबीएसई ने सतत और व्यापक मूल्यांकन की अनुशंसा की थी। और मूल्यांकन में 2 कार्य होते हैं, एक निदानात्मक परीक्षण, एक उपचारात्मक परीक्षण। निदानात्मक मतलब होता है मूल कारणों को पता करना। जैसे बच्चे अगर फेल हुए हैं तो उनके फेल होने का मूल कारण क्या है? बच्चे अगर मान लेते हैं क्वालिफाई हुए हैं, अच्छे किए हैं, तो उनके अच्छा करने का कारण क्या है? तो ये 2 कारणों का हम जो पता करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, एक मिनट।
देखिए ये टोटली 15 टॉपिक हैं और 15 टॉपिक पे हम बारी बारी से डिस्कस किए हैं और ये 15 टॉपिक को आप अगर अच्छे से कवर करते हैं तो हमें नहीं लगता है कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा। इसी टॉपिक से आपका सीटेट का और सेक्शन जो है, जैसे कि हिंदी शिक्षण के अलावा जैसे कि सीडीपी है, ईवीएस है, यानी कि सभी सारे क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन इस टॉपिक से बन जाएगा। तो आप इसको अच्छे से बारीकी से अध्ययन कीजिएगा और ये सारे टॉपिक हैं 15 टॉपिक, ये 15 टॉपिक को कवर करके हम आसानी से इस सेक्शन को कवर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।